सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं के व्याकरण से क्रिया को लेकर उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, आज हम क्रिया की परिभाषा, उनके भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित जानेंगे एवं पढ़ेंगे। क्रिया जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है, यानी कार्य होने का पता चल रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। बच्चों, मैं पुनः क्रिया की परिभाषा को समझा रही हूँ। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे अली पुस्तक पढ़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा, बच्चा पलंग से गिर गया। उपर्युक्त वाक्यों में अली और बच्चा करता है क्योंकि यही काम कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया वह क्रिया है। जैसे पढ़ रहा है, गिर गया। अन्य दो वाक्यों में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः हुई है, अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। जैसे बाजार में बम फटा। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। तो पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में जाने, उसके परिभाषा को पढ़ते हैं। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल यानी उनके काम का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। अधिकतर अकर्मक क्रियाओं में कर्म कारक नहीं होता पर अन्य कारक हो सकते हैं। जैसे दादी जी कुर्सी पर बैठी हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म के साथ। सकर्मक यानी स मतलब साथ में कर्म। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वाक्य है, धोबी कपड़ा धोता है। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? धोबी है। कर्म है कपड़े, और धोने का जो काम होता है क्रिया वो धोता है। बच्चों, यहाँ पर अकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। जैसे राकेश रोता है, तो राकेश रोने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं पता चल रहा है, स्पष्ट नहीं होता है। सांप रेंगता है, बस चलती है, तो इन सारे क्रियाओं में कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता का नाम है। तो इस तरह से जो अभी हमने उदाहरण समझाया वो अकर्मक है, यानी जिसमें अ मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं है। बच्चों, यहाँ पर सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं, वो इस प्रकार हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ? तो लेख लिखता हूँ। सुरेश मिठाई खाता है, सुरेश क्या खाता है? तो मिठाई खाता है। जो ऑब्जेक्ट कर्म पता चल रहा है स्पष्ट रूप से हमें। मीरा फल लाती है, मीरा क्या लाती है भाई? तो फल लाती है।
भंवरा फूलों का रस पीता है। तो इन सभी उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ क्रिया का व्यापार कर्म पर पड़ रहा है। सकर्मक यानी कर्म के साथ क्रिया हो रही है। विद्यार्थियों, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। पहला है सामान्य क्रिया। कुछ क्रियाएं भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होती हैं। वे मूल क्रियाएं होती हैं। ये धातु में ना जोड़कर बनती है। जैसे पढ़ धातु में ना जुड़ गया तो बन गया पढ़ना। लिख धातु में ना जुड़कर लिखना। आम धातु में आना। पा धातु में पाना। जा धातु में जाना। इसी तरह से उछल धातु में ना जुड़कर उछलना आदि बन गया। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रियाएं। जिस क्रिया शब्द से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है करने के लिए, या किसी दूसरे से काम करवाता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, यानी प्रेरणा से अर्थ भरे हुए। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से निबंध लिखवाया। अब यहाँ पर अध्यापिका खुद नहीं निबंध लिखी है, उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया निबंध लिखने के लिए, और उस अध्यापिका के प्रेरणा से प्रेरित होकर बच्चों ने निबंध लिखा। तीसरा है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं, तो वह संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। चौथा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय, सफिक्स, अंत में जुड़ने वाला शब्दांश लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया का पूरा होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सोएगा। यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, पहले वह पढ़ने का काम करेगा, फिर उसके बाद सोने का काम करेगा। और छठा व अंतिम है अनुकरणात्मक क्रिया। कुछ क्रिया शब्द किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं, उन्हें अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर भी पूर्वकालिक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं जिसे मैं समझाने के प्रयत्न कर रही हूँ। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ। इसमें उठा हूँ क्रिया से पूर्व सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः सोकर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय। विशेष क्या है? पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर अथवा करके लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे राकेश दूध पीते ही सो गया। पहले उसने दूध पीने का काम किया, पूर्व काल में ये काम किया, फिर सोने का काम किया। लड़कियां पुस्तकें पढ़कर जाएंगी, तो पहला क्रिया क्या करेंगी लड़कियां? पुस्तकें पढ़ने का और फिर जाने का क्रिया करेंगी। तो इस प्रकार से हम पूर्वकालिक क्रिया को समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा दी गई प्रस्तुति को ध्यान से सुनने एवं समझने के लिए धन्यवाद।